प्यारे बच्चों, ये साइंस 2024 का पेपर आया था जो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न करने होते हैं। इसमें ये पहला प्रश्न था, एथेन आणविक सूत्र सह संयोजक आबंध है। इस तरह से इनके आंसर देने थे, एक से ये इस तरह से है। इसमें स्लाइड में देखो, प्रथम प्रश्न एक है, एथेन C2H6 में सह संयोजक आबंध है। इसका आंसर था 7। प्रश्न एक था, निम्न अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है। इसमें आंसर CuO + H2 = Cu + H2O है, तो इसमें आंसर था CuO, कॉपर ऑक्साइड। प्रश्न एक का ग, अपच का उपचार करने में काम आती है। ये 4 विकल्प थे, इसमें एंटासिड आंसर है। प्रश्न एक घ, पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल या ऑक्सीजन का वहन। इसमें आंसर है जल का वहन। अगला है प्रश्न एक ग, मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। तो पित्त का भंडारण, इसमें तो नाम से ही स्पष्ट है, पित्ताशय, तो आंसर था इसका पित्ताशय। बहुत सरल आंसर है। प्रश्न एक च, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। इनमें से प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका आंसर डी विकल्प था। अगला है, इसमें ये अगले हैं, इसमें विद्युत परिपथ आवेश की दर ये इस तरह से, ये आगे देखते हैं, इससे और आगे चलते हैं हम। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें ये 4 विकल्पों में बी विकल्प सही था, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न एक ज, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला घास, गेहूं, आम, ये सब तो वनस्पति हैं। घास, बकरी, शेर, ये घास, बकरी घास खाती है और बकरी को खाता है शेर। तो एक एक क्रम है, ये आहार श्रृंखला बनी हुई है। बकरी, गाय, हाथी ये नहीं बना हुआ, घास, मछली, बकरी ये नहीं बना। तो इसमें आंसर विकल्प बी था। अगला देखते हैं, प्रश्न 2 आया था, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन गैस है। इसका प्रतीक Br2 है। प्रश्न 3 था, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो इसमें लिखना था आपने, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती क्योंकि उसमें कोई H3O आयन प्लस आयन उपस्थित नहीं होता है। लिटमस केवल H3O+ आयनों की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। इसका आंसर ये लिखना था आपने। प्रश्न 4, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो F बराबर 20/2, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हम 20 सेंटीमीटर देखें, 20/2 मैंने 20 का आधा 10, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ जाती। प्रश्न 5 था, उस दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है जो बिंब का सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है प्रश्न 6, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। 6CO2 + 6H2O माने कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है वो सब क्रिया करते हैं, तो ग्लूकोज या C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरह से ये आपने इसका रासायनिक समीकरण लिखना था। प्रश्न 7, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। जो टंगस्टन धातु है उसका ही प्रयोग क्यों किया जाता है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता 5.2 × 10⁻8 ओम मीटर है, इसीलिए यह विद्युत धारा के कारण बिना बहुत अधिक गर्म हुए प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। इसका गलनांक 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात जब इसमें ये गर्मी बढ़ती है
तो जैसे 100 डिग्री 200 डिग्री गर्मी हो तो तार गल जाते हैं, वो गल जाते हैं, प्लास्टिक गल जाता है। लेकिन इसका गलनांक 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये गलता नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसका तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन इसका है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु यह पिघलता नहीं है। इसमें ये प्रश्न 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये इन 16 प्रश्नों का उत्तर आगे स्लाइड में दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न 8 का, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। उत्तर होगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समानांतर जुड़ा होता है। प्रश्न 9 था, ओजोन परत की अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिम्मेदार है। बस इतना लिखना था इसका उत्तर। अगला था प्रश्न 11 का देखते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड और दूसरा उदासीन ऑक्साइड। प्रश्न 11 ख, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है। उत्तर इसका, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन विद्युत बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। प्रश्न 12 था, आपके पास 2 बिलियन ए और बिलियन बी हैं। बिलियन ए का pH मान 6 तथा बिलियन बी का pH मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। तो ये देखना था। उत्तर इसमें, बिलियन ए के pH मान 6, बिलियन ए का pH मान है 6, अतः यह अम्लीय होगा, एसिडिक होगा तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। एवं बिलियन बी के pH का मान 8 है, अतः यह क्षारीय बेसिक होगा तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है। द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन से बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति या कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में द्विखंडन होता है, लेकिन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ये लिखना था इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिलान कर दीजिए। आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या लिखा होगा, आपको याद होगा भी, तो उसको मिलान कर लीजिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने किस तरह से इसको हल किया है। प्रश्न 14 है, स्वपरागण और परपरागण से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण हो गया। परागण दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह स्वपरागण होता है। मतलब पुंकेसर से परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरते हैं, उसको स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण, पर मैंने दूसरा, तो परपरागण में यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, उड़ करके जाते हैं या कीट पतंगे ले जाते हैं, तो उसे परपरागण कहते हैं। ये लिखना था बस। अगला है प्रश्न 15, निकट दृष्टि दोष क्या है। इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तर है, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया भी कहते हैं इसको। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंतता पर न होकर पास आ जाता है, इसलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। निकट दृष्टि दोष करने के लिए दोष को दूर करने के उपाय क्या है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न था प्रश्न 16 का। अगला प्रश्न था 16 का में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिकों का निर्माण दर्शाइए। ये एक यौगिक है Na2O, ठीक है। इसका हमने Na कितने हैं, इसमें Na के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, उसके सबसे बाहरी कक्षा में 1 होता है और सबसे अंदर की कक्षा में 2, बीच वाले में 8 और बाहरी में 1 इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। इसको अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है जो उसको हटाना है तो Na+ हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम कैटायन बन जाएगा। ऑक्सीजन में 2 6 होते हैं और 2 और 6, उसको चाहिए 8 पूरा करने के लिए अष्टक नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के परमाणु के एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उनको अलग अलग, तो उस पर एनायन आ जाएगा। तो ये चित्र में देख लीजिए, इस तरह से Na के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इसका सह संयोजक बंध बनता है। इस तरह से Na2O, ये इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसकी बनानी थी। अगला है MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। उसका प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ कितना होना चाहिए, ये 2 हट जाएंगे तो 8, 2 8 पूरा अष्टक नियम के अनुसार हो जाएगा। क्लोरीन क्या क्या होता है, 2 2 4 2 6 एक साथ 1, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अगर क्लोरीन के 2 परमाणु हो जाएंगे तो उसके 1 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये MgCl2 बनाएगा। इस चित्र को बनाना था आपने इस तरह से, तो आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। अगला है प्रश्न 16 का ख में था, मैथेन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी थी। मैथेन अणु की, मैथेन कार्बन CH4 होता है, तो कार्बन के जो ये कार्बन का परमाणु है उस पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर इस तरह से ये संरचना बनानी थी CH4 की। 17 का ख और 18 का ख के प्रश्नों के हल आगे दिए जाएंगे। इस तरह से इसमें ये प्रश्न आ रखे थे, ये देखने थे आपने लिखा होगा। जैसे 17 का आया था, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। डिस्टिल वाटर आश्रित जल जो है, क्योंकि वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण उसमें आयन उपस्थित हो जाते हैं जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं, जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है। 17 ख में था, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उत्तर इसमें, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि दहन करने से कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया से ऑक्सीकरण करके यह कार्य किया जा सकता है। 17 का देखेंगे, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन करना था इसमें। तो इसका CH3 CH2 COOH का नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और जो सेकंड है CH3 CO CH3, ये बंद कार्बन के सह संयोजक बंद बन रखे हैं, इसमें इसको प्रोपेनोन और इसे सामान्य भाषा में एसीटोन प्रचलित नाम है, एसीटोन कहा जाता है। तो आपने प्रोपेनोइक एसिड और एसीटोन लिखा होगा इनके IUPAC नाम। 17 ख में, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। जिंक को FeSO4 में डालने पर ZnSO4 RFe बनता है। ZnSO4 RFe को हटा देते हैं ये, तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया आपने लिखी होगी तो आपको इसके अंक मिलेंगे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 18 का और 18 ख। उसके बाद अगली वीडियो में मैं पूरे 30 तक के प्रश्नों के हल दिखाऊंगा, जो बड़े प्रश्न हैं उनके हल। आप इनको देख लीजिए और दूसरे दिन आपको उनके भी उत्तर
मिल जाएंगे। प्रश्न 18 का, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है? छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, छोटी आंत में, क्योंकि यह पित्ताशय की थैली के माध्यम से यकृत से पित्त प्राप्त करता है, जो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार है। नियमित वसा और तेलों के पाचन के लिए पित्त अम्लों के साथ साथ लाइपेज की भी आवश्यकता होती है। इसमें ये पाए जाते हैं छोटी आंत में। प्रश्न 18 ख, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। उत्तर था इसका, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन द्वारा आलू, अदरक, अरबी तथा केले की खेती की जाती है। आलू देखा होगा आपने, आलू पे जो उसकी आँखें होती हैं उसमें नमी हो तो उसमें क्या आ जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, वाइट वाइट। तो आलू को जितने अंकुर हैं, अगर आलू को काट दिया जाए तो उनको ज़मीन में लगाएंगे तो उतने क्या हो जाते हैं, आलू के पौधे हो जाते हैं। इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपने ये 18 प्रश्नों के हल देख लिए हैं। मैंने अगर जल्दी बोला है तो आप इसको स्पीड रोक करके आप इसको देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।